जी, तो वे सभी लोग जो खेती कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, खेती व्यवसाय से जुड़े हैं, कृषि सेवा चलाते हैं या नर्सरी के मालिक है, सभी को आमंत्रण। आज संतरा, नींबू, मौसम्बी, किन्नू में पोषण प्रबंधन कैसे करें, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हमारे सर प्रदीप गुप्ता सर, जो कि 7 स्टार क्रॉप केयर के जनक भी है और HCS ग्रीन अर्थ के डायरेक्टर है, आज का ये सेशन यहाँ से आगे लेंगे। प्रदीप सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ आज से यहाँ से आगे सेशन, प्लीज। सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। आवाज बराबर आ रही है सभी को? जरा हाथ उठा के बता दें। जी, थैंक यू। अजय जी का उपस्थित सभी का थोड़ी और लाउड आवाज थोड़ी धीमी है, उसको तेज करने के लिए बोल रहे हैं जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तेज आवाज में बोलूं, फिर भी आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। कभी सुबह जाना बाहर जा रहे हो 30 फीट। हाँ, जिन लोगों ने अपना ऑडियो ऑन किया हुआ है वो ऑफ करें। विजय जी, ये इको हो रहा है यहाँ पर, क्यों? कोई दो लोग साथ में बैठे होंगे इसीलिए हो सकता है। सभी अपना अपना ऑडियो ऑफ रखिए, क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड से जो आवाजें आ रही है वो सबको डिस्टर्ब करेगी। तो कोशिश करके आप सभी अपना अपना जो ऑडियो है उसको म्यूट कर दीजिए, और जिस समय आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप उस समय हाथ उठाकर या फिर चैट बॉक्स में वहां लिख कर और आप अपने सवाल कर सकते हैं। वैसे हम 10 मिनट बाद में और प्रश्न उत्तर का एक कालांश रखेंगे, जिसमें आप अपनी कुछ भी शंका रहेगी तो उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो संतरा वर्गीय जो फसलें हैं, स्पेशली जो संतरा है, मौसम्बी है, यानी नींबू वर्गीय फसलों में, इनमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस विषय में और एक हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि अभी संतरा मौसम्बी का जो इस समय का जो सीजन है, जो बहार है, वो शुरू हो चुकी है। काफी लोगों ने और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर लिया होगा, कुछ का चल रहा होगा और कुछ का करना बाकी होगा। हम क्या करते हैं कि जब फसल जब लेनी होती है उस समय तो हम भरपूर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब पौधा अपने विकास की दिशा में बढ़ रहा है, विकास के दौर से गुजर रहा है, उस समय हम काफी दुर्लक्ष्य करते हैं, क्योंकि उस समय वो हमको रिटर्न में कुछ दे नहीं रहा होता है। अगर हम अपने पौधे को शुरू से अच्छा अगर न्यूट्रिशन, अच्छी खाद और वो देते रहें, तो जिस समय फल लेने का समय आएगा उस समय पौधा आपको निराश नहीं करेगा। अन्यथा क्या होगा कि हमने केवल जब फल लेना उस समय भरपूर मात्रा में दिया, और जिस समय फल लगे उस समय तो भरपूर मात्रा में दिया, लेकिन पहले से नहीं दिया, तो क्या जिस समय फल फूल लगे हैं केवल उस समय अगर भरपूर मात्रा में दिया तो क्या पौधा उसको इतनी जल्दी लेकर अपना पोषण का जो मैनेजमेंट कर पाएगा? क्या इतने सारे फूलों को फलों में कन्वर्ट कर पाएगा? क्या इतने सारे फलों को वो अपने ऊपर रोक पाएगा, झेल पाएगा? तो अगर उत्तर आप देखेंगे तो ना में आएगा, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जैसे अपने यहाँ पर एक कहावत है कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही अगर पौधा स्वस्थ है तो ही स्वस्थ बच्चे पैदा करेगा। भाई जो फल फूल लग रहे हैं क्या है? उसके बच्चे ही है ना, रिप्रोडक्शन स्टेज है ना वो उसकी। तो उसके पहले और भोजन का जो व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, वो सही होना चाहिए। अपने यहाँ पर जो सिट्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यानी नींबू वर्गीय जो अपने यहाँ पर शोध संस्थान है, उनकी एक रिकमेंडेशन है कि एक फुल मैच्योर्ड प्लांट जो 7 साल का है, 8 साल का है, जिस पर फल लग रहे हैं, उसकी खुराक क्या होनी चाहिए।
तो उनकी एक गाइडलाइन है, पहले मैं उसके बारे में बताता हूं और फिर कैसे करना इस पर अपन बात करेंगे। तो उनकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक पूर्ण विकसित पौधा, ऐसा कहते हैं कि भाई संतरा, मौसम्बी, किन्नू इत्यादि जो 7वां साल होता है वो उसका और पूरा यौवन पे रहता है, और उस समय वो उसकी जितनी कैपेसिटी है उतने पूरे भरपूर मात्रा में फल देता है। तो 7 साल और उसके ऊपर के पौधे का जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा बताई गई है वो बताई है 1200 ग्राम, 1200 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष। ध्यान रखिए 1200 ग्राम नाइट्रोजन की बात हो रही है। अगर इसको हम यूरिया में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2609 ग्राम यूरिया होती है, क्योंकि उसका 46% 1200 ग्राम नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। फास्फोरस की बात करेंगे तो 600 ग्राम फास्फोरस, यानी अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो 1305 ग्राम डीएपी। अब डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी है, तो डीएपी का अगर नाइट्रोजन पकड़ेंगे तो वहां पर 510 ग्राम यूरिया कम हो जाएगा। यानी जो जैसे मैंने बताया कि 2610 ग्राम यूरिया है, तो वो 2610 ग्राम यूरिया 2100 ग्राम यूरिया में बदल जाएगा, क्योंकि आप डीएपी के माध्यम से भी 18% नाइट्रोजन वहां दे रहे हो। और जो पोटैश की मात्रा है वो है लगभग 400 ग्राम, यानी अगर एमओपी की बात करेंगे तो 667 ग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश डालेंगे तो 400 ग्राम पोटैश ये प्लांट को मिलेगी। अब ये साल भर का डोज है, तो प्रश्न उठता है कि ये साल भर का डोज क्या एक बार में देना है या कितनी बार देना है? अगर मैं केमिकल नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना? ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मैंने जो कहा, जो हमारा रिकमेंडेशन है डिपार्टमेंट की ओर से, वो अब आप कैसे कैसे देते हैं, कैसे कैसे करते हैं और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो क्या ये जो न्यूट्रिशन हमने दिया, क्या ये पर्याप्त है? ये दिया तो क्या कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? ये भी एक प्रश्न है। फिर जो हम वाटर सोल्यूबल देते हैं उसका क्या वो नहीं देना पड़ेगा? ये देने के बाद वाटर सोल्यूबल कितना दे कि नहीं दे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न और हमारे दिमाग में चलते हैं। और सही मायने में अगर मैं बताऊं, आप सारे प्रश्नों के अगर समाधान ढूंढ के अगर खेती करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। आपको जो रिकमेंडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, आपके पौधे की जरूरत क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इन सबका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई डायरेक्ट, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी, यूरिया और एमओपी के अगर देते हैं तो उसकी बात हो गई। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे डीएपी नहीं जमता है तो मैं तो एसएसपी को पहले कंपोस्ट कर लेता हूं, बाद में डालता हूं। तो वो भी एक तरीका है कि भाई फास्फोरस की मात्रा जितनी चाहिए उसके हिसाब से आप क्या करो, आप एसएसपी ले लो, सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लो। सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो परसेंटेज है 16, 17, 18% जो भी उसके अंदर में फास्फोरस की मात्रा है, तो आपको कितना रिकमेंड किया है फास्फोरस? तो भाई फास्फोरस 600 ग्राम किया है, तो कितनी एसएसपी लेनी है उसका आप तय कर लो। और उसको हम क्या करेंगे, चूंकि एसएसपी का एडवांस रूप है डीएपी और एसएसपी का लोअर वर्जन है रॉक फॉस्फेट। फॉस्फेट जो आता है वो रॉक फॉस्फेट से आता है। एक बार रिएक्शन किया तो एसएसपी बना और 2 बार रिएक्शन किया तो डाई अमोनियम फॉस्फेट बन गया। चूंकि रॉक फॉस्फेट हर समय उपलब्ध नहीं होता, बिना ट्रक लोड के मिलता नहीं है, तो लोग फिर एसएसपी प्रेफर करते हैं। उसमें आपको फास्फोरस भी मिल जाता है और वहां से सल्फर की मात्रा भी मिल जाती है। तो आप जो गोबर की खाद डालने वाले हैं उस खाद के साथ में जब उसको आप कंपोस्टिंग करते हैं, उस कंपोस्टिंग करते समय आप एसएसपी की निश्चित मात्रा लेकर जो आपके प्लांट के लिए आवश्यक है, मान लीजिए कि आप पूरा और फास्फोरस 2 स्प्लिट डोज में देना चाहते हैं, 300 ग्राम अभी देंगे और 300 ग्राम बारिश के पहले देंगे, तो 300 ग्राम के लिए कितनी एसएसपी लगेगी वो देख लीजिए।
300 ग्राम फॉस्फोरस के लिए अगर मान लीजिए 17% फॉस्फोरस है वहां पर एसएसपी के अंदर में, या 16% है, और आपको 300 ग्राम देनी है, तो 1 किलो अगर लेंगे तो कितना हो गया? 16% के हिसाब से 160 ग्राम, और 2 किलो लिया तो 320 ग्राम। तो आपने अगर 2 किलो एसएसपी को गोबर के साथ में डालकर कंपोस्ट कर लिया तो वहां से आपको 300-325 ग्राम फॉस्फोरस मिल जाएगा। 1.5-2 महीने अगर आप गोबर के साथ लेयरिंग करके उसको कंपोस्ट कर लेते हैं तो आपको 60 दिन 70 दिन के बाद में तैयार रूप में 300-325 ग्राम फॉस्फोरस उपलब्ध स्वरूप में मिल जाता है। इससे क्या हो जाएगा? प्लांट के अंदर ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, प्लांट उसको बहुत आसानी से ग्रहण करेगा। ये एक तरीका है। अब कुछ लोग हैं मुझे तो एसएसपी भी नहीं डालना है, तो उसके लिए है कि बेबी आप प्रोम डालो, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अब फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो आता है उसके अंदर में जो फॉस्फोरस आता है वो सरकारी नियम के हिसाब से 10.42%, यानी 1 किलो अगर डालेंगे तो 10.42 यानी 104 ग्राम इतना आएगा। 300 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 किलो डालना पड़ेगा। तो क्या 3 किलो की कॉस्ट वाइबल होगी? तो हम देखेंगे कि कॉस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कौन से फॉर्म में डालना है उसके अलग अलग तरीके भी हैं। अब जो प्रोम मिल रहा है वो आपको एकदम उपलब्ध स्वरूप में मिल रहा है, ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है, जो रॉक फॉस्फेट से कंपोस्टिंग होके और तैयार हुआ है। जैसे ही आपने को पौधे में दिया, पौधा फॉस्फोरस का अपटेक शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट वहां एसएसपी डाली तो 2-2.5 महीने बाद लेगा, डीएपी डाली तो 10-15 दिन बाद लेगा, रॉक फॉस्फेट डाला तो 6 महीने बाद लेगा। तो जो तुरंत ले रहा है उसकी आवश्यकता कम होती है। तो आप अगर वहां पर वैसे 10.42% क्रोम के अंदर में लिखा है, लेकिन साधारणतः उसमें 12 से 13% होता है। तो अगर प्रोम की मात्रा आपने 1.5-2 किलो भी डाली तो वो पर्याप्त है अपने पौधे को न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करने के लिए, यानी जहां तक फॉस्फोरस की बात है। अब बात आती है पोटैश की, तो पोटैश में भी वैसा ही है। एमओपी के अंदर लगभग 60% पोटैश है और उसके रिकमेंडेड डोज है। तो उसके बदले जो प्रोम के बदले जो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक और दूसरा है पोटैश रिच ऑर्गेनिक, तो पोटैश रिच ऑर्गेनिक आता है उसके अंदर करीब 14 से 16% आता है। यानी वहां पर भी वैसा ही है, 1 किलो में आपको 1400 ग्राम के आसपास वहां पर मिलेगा। यहां हमको डालना कितना है एक सीजन में? 200 ग्राम, तो 140 ग्राम 1 किलो से करीब मिलेगा। तो ऑर्गेनिक रूप से अगर आपने 1 किलो भी अगर फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दिया तो लगभग वो पर्याप्त रहेगा, क्योंकि ये उपलब्ध स्वरूप में है। पौधे को किसी प्रकार की अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती ये भोजन लेने के लिए। एक बात आप जरा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बाद में भी उसका फायदा होगा, कि जैसे मान लीजिए कि हमने कच्चा भोजन कर लिया। कच्चा भोजन यानी क्या? कम उबली हुई दाल खा ली, कम सिकी हुई रोटी खा ली, थोड़े कच्चे थे रह गए थे चावल लेकिन भूख लगी थी खा लिया। तो आपको क्या लगता है कि आपने पकने में जो एनर्जी लगती थी, गैस लगती थी, समय लगती है, वो बचा लिया? ऐसा नहीं है। ये आपने कच्चा भोजन जो कर लिया तो जो समय पकने में वहां गैस पर लगने वाला था ये काम आपके शरीर को करना पड़ेगा, आपके पेट को करना पड़ेगा, आपके लीवर को करना पड़ेगा, और यहां जाने के बाद में वो उतना ज्यादा समय लेंगे डाइजेस्ट होने में। और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि कच्चा भोजन कर लिया तो पेट में दर्द होने लग गया और भी कई तरह की तकलीफ हो गई, रात को खाना ही नहीं खा पाए उसकी वजह से। तो जमीन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपने बहुत ज्यादा रॉ फॉर्म में कच्चे और माल के रूप में कच्चे स्वरूप में अगर जड़ों के पास में भोजन दिया है तो पौधे को लेने में उतनी ही ज्यादा कष्ट होगा। उसको पहले उसको पकाना पड़ेगा, जिसके लिए पौधा अपनी कुछ एनर्जी देगा और बाद में वो लेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो उपलब्ध स्वरूप में है, प्रोम है, क्रोम है,
गोबर की खाद के माध्यम से है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से है, पत्तों के माध्यम से है, हरी खाद के माध्यम से जो मिल रहा है वो सुपाच्य है, आसानी से मिल रहा है। पौधे को लेने में अपनी एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं करनी पड़ती। तो उसकी मात्रा अगर 10-20% कम भी है तो मेरे हिसाब से कोई भी तकलीफ नहीं है पौधे को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने में। अब जो मेन मुद्दा आता है, छूट गया है, वो है कि नाइट्रोजन। अभी भी ऑर्गेनिक के अंदर में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा मिल जाए ऐसा कोई एक उत्पाद कि भाई ये 100% ऑर्गेनिक है, ऐसा बहुत मुश्किल है। हालांकि जितने भी जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे भरपूर नाइट्रोजन और पौधे को लेने में मदद करते हैं। इनमें खुद में भी नाइट्रोजन होता है और पौधे को ये नाइट्रोजन लेने में सहायता भी करते हैं। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यानी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पत्तों की खाद या फसलों के बीच में जो ल्यूमिनस क्रॉप हम लगाते हैं, मूंग लगा दिया और इस तरह से कुछ चौलाई की फली लगा दी जिसके जड़ों के अंदर में नाइट्रोजन स्थिर होता है, ऐसी अगर क्रॉप इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम लेते हैं तो ये बहुत सहायता करते हैं पौधों को नाइट्रोजन लेने में। तो क्या ये सारी नाइट्रोजन की आपूर्ति कर देंगे? तो बहुत लोग जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई हम तो साल भर में बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं देते, मैं तो एक बैग भी यूरिया नहीं डालता और मेरे यहाँ अच्छा उत्पादन हो रहा है। ऐसे वाकया कई बार आते हैं, बोलने वाले बहुत होते हैं, प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे कम होते हैं। अभी एक ऐसा ही वाकया मेरे सामने आया राजस्थान के बाड़मेर में, और बलोत्रा करके एक तहसील है, वहां पर बूढ़ीवाड़ा करके एक गांव है। तो वहां मेरा जाना हुआ और एक अच्छा समृद्ध किसान जिसके पास में लगभग 15,000 और अनार के पौधे थे। मैंने देखा उसका बहुत सुंदर बगीचा, फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी, साइज बढ़िया, एक एक पौधे में और भरपूर मात्रा में फसल थी। यानी कि अनार के पौधे को सपोर्ट के लिए उन्होंने तार वार से, बांस से रोक रखा था। तो मैंने उनको पूछा कि हनुमान चौधरी जी उनका नाम है, कि आप यहाँ क्या क्या डालते हैं और क्या करते हैं, यूरिया के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को ये बगीचा लगा हुए 7 साल हो गए, आज तक मैंने इसमें एक भी बैग यूरिया की नहीं डाली है। मैं केवल गोबर खाद और ये जो है इनसे करता हूं। वाटर सोल्यूबल थोड़ा बहुत कभी कभी मैं चलाता हूं जब बहुत जरूरत होती है, कुछ डेफिशिएंसी दिखती है तो 19-19-19 या वो जो भी वाटर सोल्यूबल में जो आते हैं, घुलनशील जो एनपी के आते हैं, वो मैं चलाता हूं। लेकिन जहां तक यूरिया की बात है मैं बिल्कुल भी नहीं डालता। तो मैंने देखा उसके पत्तों की साइज, पत्तों का आकार, उसकी चमक और भरपूर, बहुत ही अच्छी, मतलब नजर लगे इस प्रकार की क्रॉप थी। उसके पहले मैं 2-3-4 जगह गया, वहां पर वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, लेकिन वहां पर वो चीज नहीं देखने को मिली। तो एक तरफ तो बुद्धि ये कहती है कि भाई नहीं, नाइट्रोजन की तो इतनी आवश्यकता है, वरना इतना सारा नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पौधा कहां से और वजन बढ़ाएगा, कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा, कहां से सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैंने तो डाला ही नहीं है, इतना कम डाला है। और मैंने जब उनका हिसाब विताब देखा, जो वो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं, वहां भी देखा कि अलग से उन्होंने बिल्कुल भी यूरिया कहीं भी प्रयोग नहीं किया हुआ है। हाँ, एक चीज वो अवश्य करते थे कि वो नियमित रूप से जब पानी छोड़ते थे ड्रिप के माध्यम से, तो उन्होंने क्या कर रखा था, एक ऐसा 6 फुट चौड़ा, 4 फुट ऊंचा और 20 फुट लंबा एक उन्होंने ऐसा, वो क्या बोलते हैं, एक टैंक बना रखा था सीमेंट का जमीन के ऊपर। उसमें वो क्या करते थे, उनके घर में गाय वगैरह भी थी, तो गोबर, उसके साथ में गुड़ और उसके साथ में कुछ जिसको हम जीवामृत बोलते हैं बनाने का, वो सारा फॉर्मूला, और जो बकरी की जो क्या बोलते हैं उसको, कोई लेंडी बोलता है, कोई बकरी की मींगनी होती है, या बकरी के जो विष्टा है वो उसके अंदर में वो, और 500-700 किलो डालते थे और उसको पानी से भर के रखते थे, और 6 दिन 7 दिन के बाद में उस पानी को वो अपने पूरे खेत में छोड़ते थे।
तो जब मैंने इसका अध्ययन किया थोड़ा, तो मुझे समझ में आया कि इसके माध्यम से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन गौमूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से, बकरी की खाद के माध्यम से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन जा रहा है वहां पर। तो इस तरह के कई सिस्टम लोग अभी अपना रहे हैं, और जो लोग वास्तव में पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यूरिया नहीं डाल रहे हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि जंगल में पौधों को कौन तो डीएपी डाल रहा है, कौन यूरिया दे रहा है, कौन पोटैश दे रहा है, और पौधे इतने बड़े बड़े 100 फीट ऊंचे पौधे तैयार हो रहे हैं वहां पर। ये आपस में, जिसको हम कहते हैं ना सहजीवन, वहां पर जीवाणुओं की संख्या भरपूर मात्रा में है। कौन से जीवाणु? वो जीवाणु जो जमीन में जाने के बाद में सारे न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर वगैरह जो है, पीएसबी है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, कैल्शियम के है, मैग्नीशियम के है, सल्फर के हैं, सिलिका के हैं, बोरोन के हैं, जिंक के हैं। सब तरह के बैक्टीरियाज हैं जिनका भोजन ये मिनरल्स हैं। हमारी जमीन में ये सारे मिनरल्स उपलब्ध हैं, लेकिन उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में जड़ों को चाहिए। यानी हमारे पास जमीन में एक ऐसा खजाना है जिसकी चाबी नहीं है हमारे पास में। तो वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है माइक्रोब्स, ये जीवाणु। और इसके अंदर में करीब 1-2 नहीं, सैकड़ों प्रकार के हैं, और एग्रीकल्चर में जो रजिस्टर्ड हैं और जो चलते हैं ऐसे हैं करीब 15, 20, 25। ये जीवाणु सारे सहजीवन में एक दूसरे को सपोर्ट करके इन सब चीजों का निर्माण करते रहते हैं। पौधों के जड़ों में इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं कि पौधा वायुमंडल से और नाइट्रोजन लेने में सक्षम रहे। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब हम अप्राकृतिक तरह से नाइट्रोजन देते हैं, यानी हम यूरिया या इस तरह का जो भी नाइट्रोजन की जो भी मात्रा है, जिस माध्यम से भी आर्टिफिशियली देते हैं अप्राकृतिक रूप से, तो सीधा पौधे में नाइट्रेट को बढ़ाता है वो, और वहां पर पत्तों पे जाके नाइट्रेट प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन मीठा होता है, तो सकिंग पेस्ट को ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन अगर पौधे ने खुद वातावरण से नाइट्रोजन लिया है, जमीन में जीवाणुओं ने उसको प्रेरित किया है, वहां उन्होंने कुछ नाइट्रोजन फिक्स किया है, और वो नाइट्रोजन जब लेता है वो, और वहां जो प्रोटीन बनाता है वो कड़वा होता है। कड़वे प्रोटीन को सकिंग पेस्ट, रस शोषक कीट खाते नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही यूरिया का प्रयोग हुआ, उसके 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद सकिंग पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है। जो बंधु साधारण जो एग्रीकल्चर खेती करते हैं, जो सब्जियां लगाते हैं या अन्य कैश क्रॉप लगाते हैं, उनको इस बात का अनुभव होगा कि यूरिया डालने के 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद में सकिंग पेस्ट का अटैक बढ़ता है, और हम सकिंग पेस्ट के लिए केमिकल का स्प्रे करते हैं। यह अनुभव लगभग सभी का है, क्योंकि वो जो नाइट्रेट पत्तों में जाता है और वो जो प्रोटीन बनाता है वो मीठा लगता है उनको खाने में, इसकी वजह से वो आकर्षित होते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ जो प्रोटीन है वो कड़वा होता है, और वो कीड़े खाना उसको पसंद नहीं करते, इसलिए वो दूर रहते हैं फसलों से। तो नाइट्रोजन के बारे में मेरा ये कहना है कि जो 2-3 तरीके मैंने बताए उसके माध्यम से लगाइए, और जितनी कम आवश्यकता हो यूरिया की उतना कम यूज करें। अभी वैसे भी नीम कोटिंग यूरिया आया है, वो जिसका स्लो रिलीज है, तो आप उसका करें, लेकिन कम से कम मात्रा में करें, और धीरे 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 इसको कम करते जाएं, बढ़ाए नहीं। तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। इसमें एक बात और आती है, क्या एनपीके ये जो प्राइमरी हो गया, तो सेकेंडरी कहां से आएगा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को हमने भुला दिया। हमको याद है एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आ गया? यानी बोरेन आ गया, जिंक आ गया, फेरस आ गया, कॉपर आ गया, मैंगनीज आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, ये जो है सिलिका आ गया, ये तो हमको याद है, एनपीके याद है। बीच में जो 3 सेकेंडरी हैं, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो द्वितीय श्रेणी वाले जो न्यूट्रिएंट है, इसको हमने बहुत दिनों से भुला रखा है, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते।
अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपका तना मजबूत नहीं बनेगा। मैग्नीशियम की कमी रहेगी तो पत्ते हर समय पीले 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 रहेंगे, हरियाली जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगी। और सल्फर की कमी रहेगी तो कितना ही यूरिया डाल लो, पौधा सल्फर नाइट्रोजन का अपटेक ही नहीं करेगा। सॉइल बोर्न डिजीज ज्यादा आएगी, जड़ों के अंदर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। फलों के अंदर जो मिठास है, जो उसका गुण धर्म है, सिट्रस फ्रूट है, नींबू वर्गीय है, तो उसका खट्टा मीठापन जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, CMS, ये जो है बहुत जरूरी है। अब किस स्वरूप में देना है वो आपको तय करना है कि कैल्शियम कैसे दें, मैग्नीशियम कैसे दें, सल्फर कैसे दें। एक प्रोडक्ट CMS करके हम बनाते हैं जो दानेदार फॉर्म में आता है और जिसके अंदर में कैल्शियम 20%, मैग्नीशियम 2 से लेके 4% और सल्फर 6 से लेके 10% रहता है। यानी अगर 50 किलो की बैग की बात करेंगे तो 50 किलो की बैग में लगभग 10 किलो कैल्शियम और 1 किलो से लेके 2 किलो के बीच में मैग्नीशियम और 3 किलो से लेके 5 किलो के बीच में सल्फर रहता है। और ये एक बैग अगर हमने 1 एकड़ में अगर डाली तो लगभग जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। साल में 2 बार, दिसंबर जनवरी इस समय और जून के अंदर में, ये ऐसे 2 जो स्प्लिट डोज हम फर्टिलाइजर का देते हैं, ऐसे 2 बार में अगर 1-1 बैग हमने डाला तो हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा भी जो अन्य तरीके हैं उसके माध्यम से आप इसको डाल सकते हैं। अब बात आती है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। इसके लिए जो ग्रेड 2 जिसको हम कहते हैं, यानी जो फेरस है, कॉपर है, ये जो सारे जो है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, जिंक है, इनका सबका अपना अपना महत्व है। ये लगते बहुत सूक्ष्म रूप से है लेकिन महत्व सबका है। इनकी डेफिशिएंसी हुई तो पत्तों पर उसका असर दिखेगा, फलों के अंदर उसका असर दिखेगा। तो इसको भी आप जो भी न्यूट्रिशन के रूप में बहुत सारे चिलेटेड और उस तरह के मिलते हैं, ऑर्गेनिक में भी मिलते हैं, सोया बेस भी मिलते हैं, तो इनका आप समय समय पर स्प्रे कर सकते हैं। अब ये जो सारा जो भोजन जमीन में दिया है, इस भोजन को सही रूप में पकाकर और सही मात्रा में पौधों के आखिरी हिस्से तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो है हमारी मित्र सेना। यानी जो हमारे मित्र जीवाणु दोस्त है जो जमीन में भरपूर मात्रा में होने चाहिए। अगर हम उसकी बात करेंगे तो अगर फंगस, मित्र फंगस और मित्र जीवाणु, ये 2 जो हमारे हैं, ये वहां पर भरपूर मात्रा में हमको वहां पर चाहिए। तो ये कहां से आएंगे? तो उसके लिए हमने मैक सुपर और मैक गोल्ड के नाम से 2 प्रोडक्ट अभी अभी हमने नया इन्वेंट किया, जिसको हमने एक्टिवेटेड कार्बन के साथ में उसको हमने फोर्टिफाइड किया है। मैक सुपर का 10 किलो प्रति एकड़। अब आप बोलेंगे 10 किलो प्रति एकड़, तो इसके अंदर आपको 25 तरह के, लगभग 25 प्रकार के माइक्रोब्स इसमें मिल जाएंगे। और ये जमीन में जाने के बाद में आपकी पूरी जमीन का जो और पोषण का जो मैनेजमेंट है ये करेंगे। बेसल डोज के साथ में इसको आप दे सकते हैं, गोबर की खाद के साथ में दे सकते हैं, मिला के दिया जा सकता है। जिन लोगों ने बेसल डोज दे दिया और अब उनको देने की आवश्यकता अगर महसूस हो रही है तो इसका हमने मैक गोल्ड बनाया है जो वाटर सोल्यूबल है। एक बार में अगर देना है तो 2.5 किलो प्रति एकड़ का उसका डोज आएगा। आप चाहें तो इसको स्प्लिट डोज में दे सकते हैं, 500 ग्राम प्रति महीने के हिसाब से आप 5 बार में भी इसको दे सकते हैं। तो ये आपके जमीन में पड़े हुए सारे न्यूट्रिशन का, सभी तरह के पोषक तत्वों का अपटेक करने में सक्षम है। न सिर्फ सक्षम है बल्कि जमीन से आने वाली बीमारियों से लड़ने में, फ्यूजेरियम है, विल्टिंग है, ज़ैंथोमोनस हो गया, या जो भी बीमारियां जो सोयल बॉर्न होती है और बाद में ऊपर दिखाई देती है, जिसमें गोंद जो आता है, यानी डिंक्या रोग या गमोसिस जिसको कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम को
और एड्रेस करने में ये मैक गोल्ड या मैक सुपर सक्षम है। न सिर्फ ये पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, बल्कि जमीन के आपके जो टेक्सचर को, बहुत ज्यादा काली मिट्टी है, बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी है, पानी रुक जाता है, पानी ठहरता नहीं है, रेड सोयल है, पथरीली मिट्टी है, किसी भी प्रकार की जमीन में ये नमी को बरकरार रखने में, जमीन को पोरस रखने में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में, जड़ों का गहराई तक विकास करने में, ये जीवाणु और साथ में वैम यानी आरजाल गोल्ड, ये अगर हमने किया तो ये सारे के सारा न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। नीचे से तो हमने कर दिया, ऊपर से ध्यान रखेंगे सिल्पोट नीमोक्योर। अब ये सिल्पोट नीमोक्योर इतनी बार उच्चारण हो चुका है, आपने इतने सारे वीडियोस में देखा है, आपने बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, और कोई 6 महीने से, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, और कोई उसके पहले से भी यूज कर रहा है। और ऐसा अनुभव है कि जो बायो वॉल अगर आपने बना दिया है सिल्पोट नीमोक्योर का, अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले अगर आपने ये 2 स्प्रे महीने में किए, तो आप मानिए कि 80%, 90% आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के खर्चे बंद हो जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए इतने जोर से कह रहा हूं कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में ये करके अपना जो फार्म के खर्चे थे उसको 1/4 तक लाया है, या आधा किया है, या 1/3 किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी आज जुड़े हुए भी हैं। तो ये बायो वॉल, सुरक्षा चक्र, सुरक्षा की दीवार अपने हर पौधे के ऊपर होनी चाहिए। जैसे आज सर्दी में मैं अभी दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी में बैठा हूं, यहाँ बहुत ठंड है, तो मैं ये जैकेट वैकेट पहन के बैठा हूं, यानी मैंने अपने ऊपर एक वॉल, गर्म एक आवरण ले लिया जिससे मुझे ठंड न लगे। क्या पौधों को ठंड नहीं लगती? पौधों पर बीमारियां नहीं आती, उनको बारिश से तनाव नहीं आता, उनको धूप से जलन नहीं होती, उनको पाला पड़ गया तो ठंडक नहीं आती, ये सब इफेक्ट आते हैं। लेकिन अगर आपने बायो वॉल बना दिया तो उसके लिए सारा आनंद का विषय है, तकलीफ का नहीं है। तो अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले बायो वॉल यानी सिल्पोट नीमोक्योर का स्प्रे करते रहिए और निश्चिंत रहिए। एक बार 3 स्प्रे लगातार कर दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चमत्कार हुआ है। और ये जो बायो वॉल है, ये न सिर्फ ऊपर से आपके पौधे की रक्षा कर रहा है, ये अंदर से पौधे को मजबूत बना रहा है। फल लगने के बाद में फल का तड़कना, डालियों का टूट जाना, ये सारा भी आप इनके माध्यम से रोक सकते हैं। आज का जो विषय था, मुझे लगता है कि मैंने उसको काफी हद तक और कंप्लीट करने की कोशिश की है। समय की मर्यादा को देखते हुए और वेबिनार का जो हमारा समय है, हमने 40 मिनट तय किया था, लगभग 35-36 मिनट हो गए हैं। इस विषय में आपके कुछ अगर सवाल होंगे तो आप अभी चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या विजय जी के पास किसी ने सवाल दिए होंगे तो विजय जी बता अगर आपको सकते ये हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।